हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता यार। और जेईई एडवांस 2024 का जब मैंने केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज किया तो एक बड़ी सिंपल सी उसमें बात निकल कर आई कि भाई साहब 85 प्लस मार्क्स का 120 में से सीधा सीधा जो क्लास के नोट्स है, जो कंटेंट है, जो चीज बोली थी उसमें से आया है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, पूरा प्रूफ दूंगा, एक एक सवाल बताऊंगा, ये बताऊंगा वो कौन से लेक्चर में था, किसमें क्या बोला था। यार ये वीडियो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, दो बच्चों के लिए बना रहा हूं। एक तो जो अपने प्यारे प्यारे ईसरल के हैं। तुमको समझना सबसे पहले यह है कि चुपचाप जो बोला जा रहा है सिर्फ वो करो। क्लास में आओ, क्लास में बैठो, नोट्स बनाओ, उसकी तैयारी करो, जो चीज रिवाइज करने के लिए बोला जा रहा है उसको करो, जो चीज इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उस पर स्पेशल फोकस करना है। और दूसरा उनके लिए जो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं कि यार लेक्चर्स में एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता, ये नहीं किया जाता, अफवाहें फैलाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, इसके ऊपर साफ झूठ जो चीजें हैं उनको बोलते रहते हैं। उनके लिए ये वीडियो है, देख लो यार, सब कुछ यहीं से आया है। आपको होता है रैंक लाने वाला बच्चा तो रैंक लेकर निकल जाता है क्योंकि वो तो इस सब में पढ़ता ही नहीं है। ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, ये जो आजकल ये जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, वो सब इसमें नहीं पढ़ता। उसको पता है यार जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ना है, उसमें से मेरा आएगा। अब आप बोलोगे नहीं सर, सब लोग के ही तो उसमें से आता है। अरे आता है, पर ईसरल के लेक्चर में से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये वीडियो उसके लिए है, ये इन जनरल इसके लिए यार कि जो तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। आजकल बहुत ज्ञान की गंगाएं बहती रहती है इधर उधर हर जगह। हर कोई कैमरा पकड़ के, आजकल इतना आसान हो गया है, हर कोई भाई साहब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं, हर किसी में बुराई निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होता उस सब से, तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा यार आज। मैं पिछले 9 साल से हर दिन इसमें लगा हुआ हूं, हर दिन लेकर बैठते हैं यार। एडवांस ने पिछले 40 साल में क्या क्वेश्चंस पूछे, किस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं, नए क्वेश्चंस बनाते हैं, पढ़ने के तरीके को हर साल अपग्रेड करते हैं। मेरी जिंदगी के 9 साल आप सोचो, और ईसरल की पूरी टीम में एनके सर ने अपने 36 साल, सारांश सर ने अपने 14 साल इस चीज में लगा दिए। और ये उस एक्सपीरियंस का नतीजा है जो इस बार ऐसा है। और आपको पता है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैच होना या प्रोफाइल मैच होना केमिस्ट्री में होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा थ्योरी होती है। पर इस बार ये एक्सेप्शनली हो गया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। एक बच्चे का कॉल आया, सर मैंने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो 2 क्वेश्चन देखे, वो एग्जैक्टली अपने लेक्चर के जैसे हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो कोऑर्डिनेशन ही पढ़ रहा था। फिर उसके मन में ये कीड़ा जागा कि यार और बाकी क्वेश्चन देखता हूं, तो फिर उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोला, एक क्वेश्चन वहां से सेम आ गया। उसका मेरे पास फोन आया कि सर ये देखो, इतने सारे क्वेश्चंस एज इट इज मैच हो रहे हैं, कंपाउंड भी वही है जो आपने कंपाउंड बताया है। मैंने कहा यार अच्छा, मैं भी देखता हूं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्वेश्चन मैच करना शुरू किया, तो 85 प्लस मार्क्स हुए जो डायरेक्टली बताया था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्पेशली ऑर्गेनिक के, जिसमें यार एक साथ 6-7 रिएजेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे कि ए से बी, सी से डी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी ई और वो, पर एग्जैक्ट यार ऑर्गेनिक में तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है। पढ़े लिखे बच्चों को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप एक क्वेश्चन में 20 रिएजेंट यूज करते हो तो वो पूरे के पूरे 20 रिएजेंट सेम होने की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म सी हो जाती है। पर एक सिंगल ऑर्गेनिक का रिएक्शन ऐसा नहीं था, एक सिंगल बोल रहा हूं मैं, एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं था जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ ना हो। एक कंपाउंड ऐसा नहीं था जिसपे वो रिएक्शन नहीं करवाया गया हो। पर मैं फिर भी वो 85 प्लस मार्क्स में उसको नहीं ले रहा, ठीक है। 85 प्लस मार्क्स में मैं उस चीज को यहां पर नहीं ले रहा, ठीक है। तो यार अपन इसको करते, देखते हैं आज जितने भी जो जलने वाले हैं ना, जो कमियां निकालने वाले हैं, जिनके पास खुद के पास कोई काम नहीं है, बाबा बने फिर रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं होता है यार कि कैसे एक बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन बिना फंडिंग लिए आज हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे हर साल 1200-1400 आईआईटीएंस निकल रहे हैं, कैसे इतने सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, कैसे क्लास 10 बोर्ड का बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं।
कोई इन्वेस्टर का प्रेशर भी नहीं है इन पे यार, ये तो अपने हिसाब से एकेडमिक्स पर पूरा फोकस करेंगे, लोग डरते हैं। आज चालू करते हैं। देखो यार मैं खुद बड़ा, अभी मेरे को खुद बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है ये देखकर। पहला क्वेश्चन, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको अलग अलग ये जो भी आयंस हैं इनकी जो है वैल्यूज दी गई हैं आयनिक कंडक्टिविटी की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि अगर टाइट्रेट KCl है, टाइट्रेट AgNO3 है, टाइट्रेट AgNO3 है, टाइट्रेट KCl है, मतलब उल्टा कर दिया, टाइट्रेट NaOH है, टाइट्रेट HCl है, और टाइट्रेट NaOH है, और टाइट्रेट CH3COOH है, तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे? उस बच्चे ने मेरे को यही वाला क्वेश्चन बताया था। मैंने भाई लेक्चर खोलकर देखा, उसके आज मैं स्क्रीनशॉट्स भी लेकर आया हूं, ताकि यार तुम्हारे को मतलब एकदम, और तुम भी देख सकते हो जाकर। सर लेक्चर्स अगर आपके पास हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप लेक्चर खोलना, उसके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला अपना ग्राफ है टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय CH3COOH। तो NaOH और CH3COOH का ग्राफ है ये रहा, पहले डिक्रीजिंग फिर कांस्टेंट। NaOH CH3, इसका आंसर शायद सही वाला C है, तो S वाले का आंसर है 5, पहले डिक्रीजिंग फिर कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखना NaOH और HCl का ग्राफ, इसका सही आंसर क्या है? R का 2, तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए बना हुआ। देखो NaOH और HCl का ग्राफ, ऐसा ग्राफ बना हुआ होना चाहिए, ये मेरे लेक्चर का ग्राफ। यही कहानी KCl AgNO3 की है, यही कहानी उसका उल्टा AgNO3 KCl की है। अब अगर तुमने सिर्फ वो चीज ध्यान से पढ़ी होगी, यार कंपाउंड तक चेंज नहीं हुए, मैंने AgNO3 KCl कराया था, पेपर में वही आया, मैंने NaOH HCl कराया था, पेपर में वही आया, मैंने NaOH CH3COH कराया था, पेपर में वही आया। कंपाउंड चेंज हो सकते थे, वरना सेम कंपाउंड्स आ गए, एग्जैक्ट सेम ग्राफ आ गया। अब जो बच्चा यार ध्यान देकर गया होगा, जिसने ध्यान दिया होगा नोट्स पे, आप सोचो ये मैचिंग लिस्ट है, उसका ऐसे हो गया होगा, ऐसे 4 नंबर डन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। VACPR मॉडल, ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे मैं करवाता हूं कि यार जो नोबल गैस के कंपाउंड हैं उनको ढंग से कर लेना। 4 कंपाउंड आपसे पूछे, XeF2, XeF4, XeO3, XeO3F2, इनके लिए आप इनसे इनका जो मेजर जो शेप है वो पूछा है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे। आ जाओ XeF2 दिखाता हूं तुमको पहले, चलो पहले XeF4 देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा XeF4, ये रहा नंबर ऑफ लोन पेयर, ये तो इसका शेप है, पर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दिख गया? तो XeF4 ऑक्टाहेड्रल, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां बना हुआ है आपके सामने। पिक्चराइज, विजुअलाइजेशन क्या है? लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन से क्या होता है, अरे दिमाग में छप जाता है, फिर एडवांस के क्वेश्चन 5 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, जिससे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं 45 मिनट में, जिससे फिजिक्स और मैथ्स में भी कॉन्फिडेंस आता है और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये होता है, देख लो तुम यार, ये रहा XeF4। फिर हम देखते हैं XeO3F2, उसी लेक्चर का क्वेश्चन है। XeO3F2 के बारे में पूरी बात करी गई है कि भाई साहब XeO3F2 ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। क्या XeO3F2 ट्रायगोनल बायपिरामिडल है? जी हां है। क्या इसमें कोई लोन पेयर नहीं है? जी हां नहीं है। ठीक है भाई साहब, अगला कंपाउंड दिखाते हैं आपको। ये मैंने मैचिंग मैच द कॉलम कराया हुआ है मेरे लेक्चर के अंदर। एडवांस ने भी मैचिंग लिस्ट पूछ लिया, एग्जैक्ट सेम कंपाउंड, थोड़े बहुत बदल दिए, पर 2 कंपाउंड तो कॉमन ही है, XeO3 और XeF4। यहां पर XeO3 बताया हुआ है, और XeF2 ये मैंने बताया हुआ, ये लो ये रहा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स 3, और शेप इसका लीनियर, और ज्योमेट्री कौन सी है? क्योंकि 5 है टोटल, तो ज्योमेट्री कौन सी हो गई? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गई ट्रायगोनल बायपिरामिडल, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो गए अपने पास 3। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उस लेक्चर के 20 मिनट में जिसने ध्यान दिया होगा, जिसने पढ़ाई करी होगी, अभी भी तुमसे बोल रहा हूं, उसके पूरे में से पूरे नंबर आ गए, 4 नंबर फिर से उसके यहां पर हो गए, और श्योरिटी के साथ हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड वेसल है जिसमें 10 ग्राम है आइडियल गैस X का,
300 केल्विन पर 2 एटीएम का प्रेशर बनाता है। सेम टेम्परेचर पर 80 ग्राम हमने दूसरी आइडियल गैस का लिया है और टोटल प्रेशर 6 एटीएम का हो गया। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या रेशियो रहेगा? ये रहा क्लास का क्वेश्चन। मैंने बताया था कि भाई किस टेम्परेचर पर आरएमएस स्पीड CH4 की O2 के बराबर हो जाएगी। क्या ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया? बस इसमें फर्क कितना सा है, उसमें आपसे क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे टेम्परेचर पूछ लिया, यहां पर टेम्परेचर गिवन है, आरएमएस का रेशियो पूछ लिया, सिर्फ इतना सा चेंज किया है। और इसको सॉल्व कराते टाइम मैंने क्लास में बोला था कि टोटल वेरिएशन जो बन सकते हैं इस पूरे फॉर्मूला के अंदर, वो सिर्फ इतने से बन सकते हैं कि तुमको या तो टेम्परेचर के बारे में पूछ लेगा या मास के बारे में पूछ लेगा। दो ही चीजें हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। और बार बार बोला कि ये आएगा, अभी भी बोल रहा हूं मैं, जो लोग 25-26 में एक एग्जाम देने वाले हैं, मुझसे आज लिखा कर ले जाओ तुम, या तो फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, या तो आरएमएस से क्वेश्चन आ जाएगा या एवरेज स्पीड से आ जाएगा या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से आएगा, पर केटीजी के इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। एडवांस में नहीं आया तो मेंस में आएगा, पर दोनों एग्जाम में से किसी में ये कवर होगा अगर तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं ये वाली चीज, तो बाकी सब तो चलो नहीं भी कराते होंगे, पर ये तो सब कराते हैं, सब बोलते हैं। जिनको पढ़ाने से मतलब है वो सब बोलते हैं। तुमको पढ़ने से मतलब है कि नहीं, बात ये है। अगर तुमको उन तीनों वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं, या तो जेई मेंस में या जे एडवांस में। अगला सवाल, आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर पूछा है, आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर पूछा है। ये रहा मेरा लेक्चर, और मैंने इसमें ये इमोजी भी डाली हुई है कि ये बहुत जरूरी है। जाके लेक्चर सुनोगे तो मैंने बोला है कि सिर्फ 2 के स्ट्रक्चर याद करने होते हैं आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में, उसमें से एस्पार्टेम है। किसी ना किसी दिन ये आएगा। आ गया, स्पार्टेम का स्ट्रक्चर पूछ लिया, आ गया। लो, सिर्फ 2 ही बताए थे, उसमें से एक आ गया। इतने सारे होते हैं, बताए 2 ही थे कि ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली यूज होते हैं। सिंपल सा लॉजिक था मेरा, मैंने कुछ नहीं बनाया। प्रोफेसर्स के माइंडसेट को समझने की कोशिश करी कि जो एक्चुअली में यूज होगा उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, लो भाई साहब बन गया। और आपके ये क्या, कितने नंबर का क्वेश्चन था? ये शायद 3 नंबर का क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट में था। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कौन से वाले में आपके सारे ऑप्शन सही हैं? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है कि इनमें से किस में, सेट 1 में, जो सेट 1 है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है दोनों कंपाउंड में, और सेट 2 में कौन आपस में एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं? इसका सही आंसर है सी। ठीक है, तो CONH3 होल थ्राइस, NO2 होल थ्राइस। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, उसमें एक कंपाउंड लिया था CONH3 होल थ्राइस Cl3। फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स इनको बोलते हैं, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ये पढ़ाते टाइम बोला था कि भाई साहब MA3B3 ज्योमेट्री अगर आ गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल नहीं होंगे। ये याद रखना, गलत मत करके आना। कौन सी ज्योमेट्री आई? MA3B3। बस Cl की जगह कौन आ गया? NO2 आ गया। Cl की जगह कौन आ गया? NO2 आ गया। अगला COEN2Cl2, which of the following complex ions has geometrical isomers? COEN2Cl2 की जगह कौन था? यहां पर कौन है? NH3। वहां पर कौन था? Cl2। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेम क्वेश्चन है यार। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स EN यूज किया हुआ है, बाइडेंटेड होता है, तो तुम्हारे इसमें से ये चीज हो गई। दूसरा आपसे पूछा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना, आयनाइजेशन आइसोमर के बारे में। CONH3 Cl और SO4 है। मैंने क्या लिया था क्लास में? CONH3 NO3 और SO4। Cl की जगह NO3 लिया था और ये बताया था कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, कुछ इस तरीके से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम का लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वहां पर जाकर देख लेना। 3 नंबर आ गए भाई। ऐसे ऐसे चलते फिरते नंबर आ रहे हैं। फिर ये तो बड़ा सिंपल है, सब पढ़ाते हैं, पर इसको भी पढ़ना पड़ता है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए। अब देखो, पहला स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर पहला स्टेटमेंट मेरे लेक्चर का। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल रूल आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 1 करेक्ट है, ये 4 नंबर है, याद रखना।
फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, चलो ये तो बहुत कॉमन है। बोर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सबसे नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के n=1 में है। तो एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी, ट्रांजिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ कन्वेंशंस, इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन की इंफिनिटी पे एनर्जी 0 लेते हैं और वो जितना पास न्यूक्लियस के जाता जाता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। और बोला था कि किसी ना किसी दिन एनर्जी कन्वेंशन पर सवाल आएगा, आ गया। और 2024 वाले बच्चों को ही बोला था जब मैं उनकी लाइव क्लास में पढ़ाया था, ये तो रिकॉर्डेड का है, लाइव में भी पढ़ाया था और बोला था देख लेना यहां से सवाल बनेगा, तुमको आसान लगेगा पर गलत करोगे। अब उसने जिसने उस टाइम पर बात सुन ली थी उनके लिए हो गया और नंबर आ गए। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई ठीक है। अगला सवाल पेश किया जाए। ये बताया था ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में होती है, सब लिखाया हुआ है, सब बताया हुआ है, स्ट्रेस किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। अगली बार के लिए बता दूं, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना। इनमें से क्वेश्चन आएगा या तो मेंस में या एडवांस में, अभी बोल रहा हूं, या तो 25 में या 26 में, पर एक बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अंदर से गट फीलिंग आ जाती है, ठीक है। फिर अगला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन O2 के साथ, फिर हमने ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन विद O2 फॉलोड बाय H3O+ से फिनॉल बना और बाय प्रोडक्ट P बना। तो आपको P के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर P का आपने रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ तो Q बना, Q का ट्रीटमेंट कराया एक बेस के साथ तो R और S बने। चलो देखते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन O2 के साथ रिएक्शन, कंपाउंड बना H3O+, H2SO4 H2 H3O+ ही होता है, लिखा है नीचे H+, ये बन गया आपका कंपाउंड P विच इज अ कीटोन। एसीटोन यहां पर आपका बन गया, ठीक है। फिर एसीटोन पे फर्दर रिएक्शन कराया, पूरे मैकेनिज्म के साथ समझाया और बोला था मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। क्या बना आपके पास सबसे पहले, ये बना RCOCH3, लिखा हुआ है गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, ये एसिड का सॉल्ट और ये हेलोफॉर्म। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर्स, 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है ये मोस्ट प्रोबेबली। अब आप देखो, एज इट इज, एज इट इज। अब कहां गई वो बकवास, कौन थे भाई तुम, कौन थे, कितनी रैंक आई है, मोबाइल नंबर की जितनी। इसीलिए बोल रहा हूं ये सब फालतू के लफड़े लड़ाइयों में नहीं पड़ना, कुछ नहीं होएगा। लोग सस्ते व्यूज कमाकर निकल जाएंगे तुम्हारे उससे, तुम्हारे व्यूज से पैसे कमाकर लोग निकल रहे हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है सिर्फ वो काम करो। एज इट इज नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो मैं शीट पे भी नहीं गया, शीट तो मैं खोल के ही नहीं देख पाया। अगर शीट भी खोलकर देख लूंगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि शीट का भी डिस्कशन क्लास में होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द क्लास। इसरल के अंदर एक एक सवाल का डिस्कशन होता है, जितने इसरलाइट से सब बताएंगे। तो वो सवाल भी हो तो क्लास का ही पार्ट गया। हर बच्चा अपनी जो है अनम्यूट कर सकता है, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर सकता है, वो तो जो उसको डाउट है वहीं क्लियर हो जाता है, होता है, ठीक है। चलो भाई, ऑर्गेनिक का भी सवाल इम्पॉसिबल होता है ये होना, पर ये इस बार पॉसिबल हुआ है और भी काफी सारे सवालों में हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि यार 3 मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। चलो यार ये तो सब बताते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि या तो अगर हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके वैलेंस शेल में, और अगर बाकी सब है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, आ गया एज इट इज, आ गया एज इट इज। ये वाला सवाल सब करा देते, ये मान ली मैंने बात, पर जो इसके पहले थे वो एकदम उसी सीक्वेंस में आना। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया, वीटी ग्राफ दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक जब हो जाएगा तो आपसे फाइनली एंथैल्पी में चेंज पूछा है, x से y, y से z, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको वीटी ग्राफ बना रखा है, हर प्रोसेस की एंथैल्पी कैलकुलेट करवाई है इस क्वेश्चन में। तो क्या ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसकी आप निकाल लोगे, सिखाया है। क्या ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है जिसकी आप, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसकी आप निकाल लोगे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये ही पूछ रहा है। वीटी ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है।
आपको कुछ नहीं करना, निकालना है। बस डिफरेंस क्या है कि जो मेरे वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पहले हॉरिजॉन्टल प्रोसेस हो रहा है फिर वर्टिकल हो रहा है, इसमें उल्टा है, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। पर क्या फर्क पड़ रहा है? ऑलमोस्ट 90% सेम क्वेश्चन आ गया एडवांस के अंदर। तो यार मैं सच बता रहा हूं, बियॉन्ड बिलीफ है ये, और खासकर केमिस्ट्री में ऐसा होना। सेम एनालिसिस फिजिक्स और मैथ्स का भी चल रहा है, ठीक है। कल एक क्वेश्चन डाला था क्योंकि वो एज इट इज 2024 लिखकर मिल गया था फिजिक्स का, तो भाई ई स्लाइड्स बड़े खुश हो गए। बाकी जनता है ना हाहाकार मचाने लग गई भाई साहब कि एक ही क्वेश्चन आया क्या, एक ही क्वेश्चन आया क्या। अरे रुको तो सही, हो रही है लिस्ट तैयार भाई साहब, और उसमें भी ऐसा ही सीन है। चलो आगे चलते हैं। फिर आपको रिएक्शन दिया है H2 + NO N2 2H2, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। पहला फास्ट इक्विलिब्रियम है, दूसरा स्लो रिएक्शन है, तीसरा फास्ट रिएक्शन है। तो तीसरे वाले की तो वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि स्लो रिएक्शन की स्पीड से आपकी टोटल रेट डिफाइन होती है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट स्टेप है, फास्ट वाला, फास्ट रिवर्सिबल वाला। ये क्वेश्चन था, मैंने क्या क्वेश्चन कराया था कि भाई आरडीएस मेथड है, आपके पास रिएक्शन है A + B गिविंग P, जिसमें पहला स्टेप जो है वो क्या है, फास्ट इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है फास्ट, और जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। तीसरा वाला तो वैसे ही रिलेवेंट है। आंसर क्या आया इसका, आंसर क्या आया, यह आया, यह आंसर आया K × A × B। इसका आंसर क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। इसी मेथड से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आया है 3 के बराबर, क्योंकि एक का ऑर्डर आएगा 2 और दूसरे वाले का ऑर्डर आएगा 1। तो इसका शायद मोस्ट प्रोबेबली आंसर 3 है, अभी आंसर मुझे याद नहीं है। एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट हो गई। और इस बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था गुरुकुल में, मैं ये पढ़ा रहा था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो आता ही नहीं है, और ये है और वो है, और 10 साल से नहीं आया। यही बोला था कि अगर तुम्हारा साल ही वो हो गया जब ये आया, तो वहां पर बैठकर सर पीटोगे ना। एक्सपीरियंस मैटर्स भाई। यही सेम लाइन बोली थी कि अगर इस साल, तब बहुत ज्ञानी ध्यानी बनते हो ना तुम लोग आजकल, टू मच इन्फॉर्म्ड हो तुम, 50 अलग अलग जगह जाकर ज्ञान लेते हो, सर पीटते हो अपना, तो कहीं के भी नहीं रहते। वो पेंदा लोटा होता है ना, गुड़कता ही रहता है इधर से उधर, सब तुम्हारी वो हालत है आज। फोकस करना शुरू कर दो, देख लो सब क्लास में से आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला सवाल भाई। हां, आपको टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पूछिए जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है NiCO4 के साथ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताया था, सॉल्व हो जाएगा। ये भी वो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में हर साल 5-6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो गिफ्ट क्वेश्चंस होते हैं कि भाई तुम कर लोगे। तुम क्या करते हो, ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूं, ये बाकी क्लास में तो कराया ही था। तुम है ना एडवांस के नाम पर सिर्फ वो 30 टफेस्ट क्वेश्चन को लेकर छाती पीटते रहते हो, हाय 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 हाय, जाने क्या हो गया। बाकी जो 60%, 65%, 40%, 70%, 80% डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट जो मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको तुम फोकस ही नहीं करते हो, और इतनी हवा बना दी गई है एडवांस की। अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और इनसे कट ऑफ पार होता है यार। आप देखो भाई, कैलकुलेशन तो फिजिकल वाले क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बातें बहुत सारी होगी, वो तो तुमको करनी पड़ेगी, उससे तुमको कोई नहीं बचा सकता, लंबी कैलकुलेशंस होती हैं। पर कॉन्सेप्ट एक एक चीज का सेम टाइप, ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा के सवाल यहां पर अपन ने करे, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस में डायामैग्नेटिक स्पीशीज, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक स्पीशीज हैं, ठीक है, पक्का। अब देखो लेक्चर के अंदर मैंने पता है क्या बोला है कि अगर, चलो इसमें से तो सब D4, D5, D6, D7 ही है, कोई भी ये नहीं है शायद, D1 से D10 नहीं है। अरे तुमको अभी नहीं भी आता तो मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब वही है।
जब मैं D4 से D7 पढ़ा रहा था और WFL अगर आया तो सब के सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर भी लिखा हुआ है। डायमैग्नेटिक कौन होता है बताना जरा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो जिसमें भी WFL है, जिसमें भी WFL है, WFL गया पक्का, वो तो हो ही नहीं सकता। अब ये बताते टाइम, ये जब बता रहा था चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि भैया ये D6 वाले को याद रखना, ये बड़ा स्पेशल केस होता है, अगर D6 में SFL आ गया तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। D6 SFL आ गया, डायामैग्नेटिक हो गया। 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, EnSFL होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 S में से निकल जाएंगे, 1 D में से निकलेगा, तो D में 6 बचे, डायामैग्नेटिक हो गया। उसके अलावा तो मैंने मना कर दिया था कि और कुछ तो डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, तो इसमें जितने भी दिए हुए या तो D5 है या D7 है। क्लास का क्वेश्चन, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी होती है? इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों को सिर्फ नेट एनर्जी का फॉर्मूला याद होता है, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, जाने कौन सी उनके अंदर वो कीड़े होते हैं, वो चूल होती है, करते ही नहीं है भाई साहब। जब मैं पढ़ा रहा था इसको हाईलाइट करवाया था कि देख लेना काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, और अब बोल रहा हूं आपसे, वापस से बोल रहा हूं, इस साल काइनेटिक एनर्जी पूछिए ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 भी होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, बोर मॉडल का सवाल है। इस साल ये पूछ लेना, अगले 2 साल में एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लेगा, या तो मोर देन वन करेक्ट के एक ऑप्शन में पूछ लेगा, या इस तरह से सिंगल करेक्ट बनाकर पूछ लेगा। तो अगर तुमको सिर्फ इतनी सी चीज याद करनी है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फिर तकलीफ क्या आ रही है? कर लो कर लो कर लो, लूट लो, नंबर लूट रहे हैं भाई एडवांस जैसे एग्जाम में। बस घिसना पड़ेगा, 12-12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। बच्चे बोलते सर रिवाइज करने का मन ही नहीं करता, तो एडवांस में भी फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आईआईटी को तुमको बुलाने का मन नहीं करेगा। समझ गए? मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल, ये x ऊपर चला गया, ये ऐसा है, टाइपिंग एरर हो गया, ये x नीचे आएगा, नीचे, ठीक है, ऐसा ही है, MXY2O4, ठीक है। आपसे बोला है कि M जो है वो +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Y +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। M2+ आयंस का फ्रैक्शन, M2+ आयंस का फ्रैक्शन अगर 1/3 है तो X की वैल्यू क्या होगी? और पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। यह होता है स्टाइशियोमेट्रिकली डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट का यह पार्ट है, मोल का भी मान सकते हो, रिडॉक्स का भी मान सकते हो, मैंने सॉलिड में पढ़ाया था। यह बोला था FeO सिमिलर ही है, बस उन्होंने एक और ऐड कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताया था कि भाई साहब देखो ऐसा एक कंपाउंड बन सकता है जैसे Fe0.95O, यहां क्या बना, Fe की जगह M हो गया, M 0.25xy, मतलब Fe की जगह M हो गया और 0.25 हो गया x की जगह, Y2O4। और यह बताया था कि किसी भी ऐसे टाइप के कंपाउंड में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होता है वो 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। ऐसे ही सॉल्व करना था भाई, समझे? हो गया, 5 सेकंड भी नहीं लगे। बस ये पता होना चाहिए कि इसका फंडा ये है कि ये नॉन स्टाइशियोमेट्रिक है, बताया था, बोला भी था ऐसा सवाल आएगा। अगला चलो भाई, एल ग्लूकोज, HI हीट, ठीक है, Cr2O3 से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं है तो साइक्लाइजेशन बोलते हैं इसको, बेंजीन बन जाएगा यहां पर, Cl2XS। 3 रिएजेंट दिए, आंसर निकालना है। चलो देखते हैं, ग्लूकोज, रेड फास्फोरस HI या हीट, बताया था ये कि आप फास्फोरस लेकर हीट कर दो, ठीक है, तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगी, ये पहला स्टेप। तो यहां पर आपका फर्स्ट वाले रिएक्शन से हेक्सेन बना, फिर साइक्लाइजेशन, नॉर्मल हेक्सेन, Cr2O3, साइक्लाइजेशन, बेंजीन, भाई साहब P बेंजीन बन गया। Cl2XS UV, Cl2XS 3Cl2 है, सफिशिएंट है,
ये HNu दे रखा है, लाइट दे रखी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बोला था आएगा, ये एडवांस का फेवरेट है, ये भी बोला था BHC, आंसर इज डी। फिर कुछ आया नोट्स के बारे में? नहीं आया। तुम पूछ रहे थे ना सर क्या नोट सफिशिएंट है क्या? अरे मोर देन सफिशिएंट है भाई। 85+ तो डायरेक्ट है। अगर मैं वो ऑर्गेनिक के सवाल भी ले आया ना जिसमें ए से बी या सी से एक मैच दी कॉलम था जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का था शायद, वो सारी रिएक्शंस अलग अलग जगह पर लिखी हुई है, तो इसे और हो जाएगा, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलो अगला, एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज किया है आपने O2 से, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में पूछा है। मैंने बस इतना सा चेंज है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन O2 से करवाने की जगह I2 से करवा दिया था और बोला था 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इन्वॉल्व्ड होंगे। पूरा क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, रेडॉक्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, मिक्स होता है। एडवांस में एक चैप्टर से ऐसा नहीं होता कि एक ही चैप्टर से आएगा, मल्टीपल चीजें मिक्स होकर आती है। लो भाई हो गया। परऑक्साइड लिंकेज किस किस में है? ऑक्सी एसिड्स का सवाल आ गया। देखो भैया क्या बोला है, H2S2O5 कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, गया। H2SO5 नाम ही परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो टिक हो गया। कहां गया? ये रहा डी। फिर H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, ऑक्सो लिंकेज है, तो ये भी गया। कहां गया? H2S2O7। H2S2O8 स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, लिखा था परऑक्सी लिंकेज है, तो आंसर क्या हो गया? B, D। क्या नोट्स में से, क्या क्लास में से पेपर बना है क्या? हां जी। चलो ये चलता रहेगा भाई, दिस विल गो ऑन। रूम टेम्परेचर पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया HNO2 का। क्या बताया था कि भाई अगर HNO2 को ऑक्सीडाइज कर दोगे, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर आप यूज करोगे तो NO बनेगा, मतलब ये खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करते हो तो NO बनाता है, ठीक है। फिर अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज करते हो तो HNO3 बनाता है, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेशन कराओगे तो क्या होगा? इतनी सारी चीजें होती है इसमें, पर बोला यही था, यही आएगा। अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, तो NO भी बनेगा, NO3 भी बनेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। आंसर है, कहां गया यार, ये H3+ तो बनेगा ही सही, वो तो सब में बन रहा है, NO3 माइनस NO, ठीक है। तो भाई ये बात है। ऐसा लग रहा है कि यार बस छपके आ गया पेपर, पर ये फिर भी मैं बोलूंगा इस गलतफहमी में मत रहना कि अगले साल आएगा, कोई ऐसा क्लेम नहीं करूंगा मैं, ये एडवांस है। बस सिर्फ इतना सा बोलूंगा, ये सब करने का सिर्फ एक पर्पस है कि कृपया करके जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा पढ़ लो, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस होता है एडवांस क्रैक करने का। रोज क्लास आओ, ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर से आया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। ई सरल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, सब बकवास है, प्रूव हो गया। अभी फिजिक्स और मैथ्स में भी हो जाएगा। क्लास करो, रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो तो जैसा मेंटर बोल रहे हो उससे करो, लाइव कर रहे हो तो रोज लाइव क्लास में आओ, ठीक है। फिर क्लास खत्म होते ही उसके नोट्स रिवाइज करो, फिर जो आज का होमवर्क है उसको आज के आज खत्म करो, हर संडे रिवीजन करो, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर रिव्यू टेस्ट दो जो महीने भर में टेस्ट होते हैं, फिर स्कोर टेस्ट होते हैं पार्ट सिलेबस के, उनको दो, और ये पूरा प्रोसीजर साल के एंड तक अपनाओ। सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद तुम्हारी लाइव क्लासेस रिवीजन की शुरू कर देंगे, भारत में और कहीं नहीं होती, वरना एक्स्ट्रा कोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं। ई सरल में ऐसा कुछ नहीं होता। थ्योरी का अलग से रिवीजन कराएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अलग से रिवीजन कराएंगे। अब कुछ सुपर स्मार्ट बच्चे होते हैं वो रिवीजन क्लास में नहीं आते, बाद में रोते फिरते हैं। फिर इस साल भी होगा, देख लेना तुम। जो जो एंड तक सारी चीजों में आया है वो फोड़ रहा है। 1000+ बच्चा ऑलरेडी 99 परसेंटाइल ले आया, 55 से 99.2 जाने वाले जैसे सैकड़ों बच्चे हैं पूरब के जैसे,
वो लक्ष्मण है ना जो देख नहीं पाता, उसके भी 72 परसेंटाइल आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में 96.3 परसेंटाइल लेकर आया। ये होता है चमत्कार जब आप बात मानते हो तो। समझ गए? तो आज के लिए यही पूर्ण विराम है। सिंपल सी बात है, क्लास कंटेंट में से 85 प्लस मार्क्स से ज्यादा का आया है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।